नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं, जिसके अंदर आज की ये क्लास जो हमारी लास्ट होगी लेक्चर 5 नंबर। ठीक है, तो ये क्लास इसके अंदर हम बात कर रहे थे पिछली क्लास के अंदर जो हम लोगों ने कहाँ पे छोड़ा था, यानी जो 17 कुल विशेष रूप से जो प्रस्तावनाएं थी, जो विशेषताएं थी, उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें तीन विशेषताएं, जैसे एक तो मूल अधिकार, एक मूल कर्तव्य और एक नीति निर्देशक तत्व। उनको सिलेबस के अंदर अलग से दिया हुआ है, तो उनको हम अलग से पढ़ेंगे और प्रस्तावना को उसके साथ में हम लोगों ने पढ़ा है। और फिर हम बात कर रहे थे विभिन्न देशों से ग्रहित प्रावधान। ठीक है, विभिन्न देशों से ग्रहित प्रावधान, जिसके अंदर हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से जो भारत के संविधान में क्या क्या प्रावधान जो लिए गए हैं, जैसे मूल अधिकार है, प्रस्तावना का विचार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह, राष्ट्रपति का जो महाभियोग का प्रावधान है वो तो लिया गया है USA से, और आयरलैंड के संविधान से उनकी प्रक्रिया ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का पद है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। ब्रिटेन के संविधान से भी क्या लिया गया है उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से, जिसको हम वेस्टमिंस्टर पद्धति भी कहते हैं, प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, और कैबिनेट की व्यवस्था भी ब्रिटेन के सरकार से के संविधान से ली गई है। विधि के समक्ष समानता भी वहीं से ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। संसदीय विशेष अधिकार जो है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले कनाडा के संविधान से। ठीक है, तो अगर कोई नए स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है, तो वो पहले कल की क्लास देख ले और उसके बाद में आगे ये 5 नंबर लेक्चर देखिए। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले कि कनाडा के संविधान से कौन कौन सी चीज जो भारत के संविधान ने ग्रहण की है। तो कनाडा के संविधान से पहली बात यह है कि संघीय शासन व्यवस्था ली गई है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सशक्त केंद्र की व्यवस्था। संघ सूची, ये कहां से लिया गया प्रावधान, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट सूची की बात करें तो ये भी प्रावधान कनाडा के संविधान से। और राज्यपाल का जो पद है ये भी कहां से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन ये कहां से लिया गया है, USA से। और उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये भी USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, तो इनका थोड़ा ध्यान में रखना आपको। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन से प्रावधान जो भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं, तो इनके बारे में हम अगर बात करें तो एक समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता, ये भी कहां से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जो भाषा है इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये कहां से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो नीति निर्देशक तत्व, इसको वैसे हम अलग से पढ़ने वाले हैं, पहले मूल अधिकार का टॉपिक शुरू करेंगे कल, इनके बाद में उसके बाद में मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व। ये वैसे विशेष जो प्रमुख विशेषता है भारतीय संविधान की, तो इसके हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व को। फिर बात आती है कि 12 सदस्य जो मनोनीत की व्यवस्था है उसको कौन करता है, राष्ट्रपति। देखो संसद के अंदर हम बात करें तो राष्ट्रपति राज्यसभा में है जो कि कितने व्यक्तियों को, देखो
राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य। इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब वो सदस्य कौन होंगे? जो लोग कला में, साहित्य में, विज्ञान में, वाणिज्य, समाज सेवा में पारंगत होते हैं, उन व्यक्तियों में से 12 व्यक्ति जो होते हैं उनको सदस्य के रूप में राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये कहां से ली गई है? आयरलैंड से। अब हम बात कर सकते हैं कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य मनोनीत करता है, ये प्रावधान कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। समझ में आया यहां तक? ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी। फिर से बोल देता हूं, कनाडा के संविधान से संघीय शासन व्यवस्था, संघ सूची, अवशिष्ट सूची, राज्यपाल का पद लिया गया है। उसके बाद में लिखो आप ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और प्रस्तावना की भाषा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व और 12 सदस्य मनोनीत की व्यवस्था जो राष्ट्रपति करता है राज्यसभा में, जो किस कला में निपुण होते हैं, किन चीज़ों में निपुण होने चाहिए? जो साहित्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाज सेवा में पारंगत होने चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है? भारत के संविधान में आपातकाल का संविधान है, ये कहां से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये प्रावधान कहां से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। रूस के संविधान से सोवियत संघ, क्या कहते थे पहले? सोवियत संघ कहते थे, अब क्या कहते हैं इसको? रूस। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य कहां से लिए गए दोस्तों? रूस के संविधान से। 5 वर्षीय योजना का प्रावधान कहां से लिया गया है? यह भी रूस के संविधान से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है 3 प्रकार के, ये कहां से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। लिखो इनको। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य, 5 वर्षीय योजना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लिख लिया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, भारत का संविधान जो बनाया गया उससे पहले एक अधिनियम था 1935 का। इसके अकॉर्डिंग भारत का शासन चल रहा था। इसमें तो मूल रूप से यहाँ पे बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल कितने प्रावधान थे? 284, जिसमें से 250 प्रावधान एज इट इज हम लोग भारत के संविधान में ले लिए।
कितने? लगभग 250 प्रावधान एज इट इज भारत के संविधान में ले लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, मूल रूप से यहाँ पे बात करेंगे, बाकी सब चीज की सब प्रावधानों को लिख नहीं सकते। मूल रूप से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधान लिया गया है, और राज्यपाल का कार्यालय संघीय व्यवस्था ली गई है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग प्रावधान कहाँ से लिए गए हम लोगों ने, भारत शासन अधिनियम 1935 से। फिर इस पर एक बात की गई है, कई सारी जो जैसे संविधान सभा है, भारत के संविधान है उसकी, और जो प्रस्तावना है उनके बारे में कई सारे जो विद्वानों ने कई प्रकार से टिप्पणियां की है। अब वो किस प्रकार से की है दोस्तों, जिससे पहले बात करते हैं हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इन्होंने दो रूप से हम कह सकते हैं टिप्पणी की है, किस प्रकार से की है, संविधान के बारे में कहा है। तो पहले आप लिखेंगे भीमराव अंबेडकर के अनुसार, जिसमें पहली बात इन्होंने ये कहा गया है कि भारत का जो शासन है वो आप 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार ही आप चला सकते थे। इतना बड़ा संविधान लिखने की क्या जरूरत थी? ये बात क्यों कही भाई उन्होंने इसलिए कही कि भारत शासन अधिनियम जो था उसके अनुसार भारत का शासन चल रहा था। उसके अंदर 284 जो हम कह सकते हैं जो प्रावधान थे, उनमें से 250 हम लोगों ने एज इट इज यहाँ पे ले लिया, तो फिर उसके अनुसार ही चला लेते। नया संविधान लिखने की, इतना खर्चा करने की, इतना टाइम लगाने की, इतना टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? तो उससे क्या हुआ कि वैसे जो भारत शासन अधिनियम ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। लेकिन भारत का संविधान लिखने से क्या हो गया, एक लिखित संविधान हो गया। भारत का संविधान, अपना खुद का संविधान लिखने वाले सब भारतीय लोग, इसलिए भारत का संविधान लिखा गया। इन्होंने क्या टिप्पणी की, भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के अधिनियम के अनुसार चलाया जा सकता था, अर्थात विस्तृत संविधान लिखने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात इन्होंने कही है यहाँ पे कि यदि संविधान असफल होता है, अगर संविधान किसी भी टाइम असफल होता है तो ये संविधान की असफलता नहीं है। किसकी असफलता होगी? क्योंकि संविधान एक किस प्रकार की मशीन है, ये बात किसने कही थी? संविधान एक बेजुबान मशीन है। अब इस संविधान को संविधान अगर असफल होता है किसी कारणवश से, ठीक है, तो ये असफलता किसकी होगी? ये संविधान की असफलता नहीं होगी, बल्कि संविधान को चलाने वाले जो लोग हैं वो दुष्ट होंगे, तभी तो असफलता होगी इसकी, यानी वो लोग चरित्रहीन होंगे। ये बात है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही है कि अगर संविधान असफल होता है तो ये संविधान की असफलता नहीं है, बल्कि उनको चलाने वाले लोग दुष्ट होंगे, चरित्रहीन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात, दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार कहा गया कि संविधान सभा एक चलाईमान राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? चलाईमान, यानी चलने वाला। हमेशा चलने वाला ये राष्ट्र है। संविधान सभा एक चलाईमान राष्ट्र है। पहले लिख लो यहां तक। लिख लिया? भारत शासन अधिनियम 1935, आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल का कार्यालय, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय लोक सेवा आयोग। फिर उनके बाद में लिखो आप संविधान सभा, संविधान प्रस्तावना के बारे में टिप्पणियां, जिसमें पहला आप अंबेडकर के अनुसार भारत का शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलाया जा सकता था, अर्थात विस्तृत संविधान की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात उनकी, वैसे आप इनमें
रोमन नंबर लिख सकते हो वैसे, ठीक है, ए बी। यदि संविधान असफल होता है तो इस किसकी असफलता है? उनको चलाने वाले लोगों की। फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, उनके अनुसार कहा गया कि संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भारत का संविधान एक परिवर्तनशील दस्तावेज है। क्या बात की थी? कि भारत का संविधान एक क्या है? परिवर्तनशील दस्तावेज है। ये बात किसने की थी? नेहरू ने। तीसरी बात कथन हम लिखते हैं राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, संविधान कैसी? एक बेजुबान मशीन है। ये बात किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और जो इसको चलाने वाले लोगों को चरित्र पर निर्भर है कि एक बेजुबान मशीन है, इसको अगर चलाने वाले अच्छे हैं तो ये मशीन अच्छी हो सकती है, इसको चलाने वाले अगर बुरे हैं तो इसको असफल कर सकते हैं। तो ये क्या जो जैसे कि हम बात कर सकते हैं, बाबा साहब ने कहा था कि ये इसकी असफलता नहीं है, क्योंकि ये किस प्रकार की मशीन है? बेजुबान मशीन है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 4 नंबर बिंदु, ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार। चौथे व्यक्तित्व के नाम लिखते हैं हम, ग्रेनविल ऑस्टिन। इनकी एक बुक है जिनका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन, जिसमें भारत का संविधान राष्ट्र का हृदय है। क्या कहा इन्होंने? कि भारत का संविधान राष्ट्र का हृदय है। भारत का संविधान क्या है? राष्ट्र का दिल है। फिर इनके कुछ कथनों के बारे में बात करते हैं। और भी क्या क्या है इनके कुछ कथन है कि संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है? देश है। संविधान सभा कांग्रेस है तथा कांग्रेस ही देश है। और अगला इनका कथन है कि एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा। एक दलीय देश, एक दलीय निकाय, कांग्रेस। संविधान सभा भारत का सूक्ष्म चित्र है। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा भारत का कैसा चित्र है? सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा सा चित्र है। संविधान सभा जो निकाय है, ये भारत का एक छोटा सा चित्र है। ये बात किसने की है भाई? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार की गई है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। तो ये कथनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन में डायरेक्ट आपको पूछे जाएंगे कि ये कथन किसका है। फिर 5 नंबर व्यक्तित्व का नाम आप लिखेंगे आइवर जेनिंग्स के अनुसार। विद्वान क्या नाम था? आइवर जेनिंग्स के अनुसार। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इन्होंने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग। क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भारत के संविधान सभा जो निकाय था, इसके अंदर जो सदस्य थे कुल, उनमें से अधिकतर लोग वकील थे। और वकालत कहाँ से करके आ रखे थे? विदेशों से। तो अधिकतर जो लोग हैं वो अंग्रेजी जानते थे, एक्सपर्ट थे सब लोग। और जैसे मूल अधिकार का प्रावधान लिया गया तो किसी ने कहा वहीं से ले लो, किसी ने कहा तो उस देश से ले लो, किसी ने कहा अमेरिका से ले लो, किसी ने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि मूल अधिकार जो, ठीक है, इस पर है जो कि कुल 38 दिन चर्चा चली। इस पर कुल 38 दिन चर्चा की गई। किस पे? मूल अधिकार। फिर उसके बाद में है जो कि ये मूल अधिकार का प्रावधान, ये मूल अधिकार जो कि लिए गए। और इसीलिए आइवर जेनिंग के द्वारा कहा गया कि संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। और उसके बाद में दूसरी बात आइवर जेनिंग ने कही थी कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विशाल और जटिल संविधान है। विश्व का सबसे जटिल
तो विशाल संविधान किसने कहा है भारत के संविधान को? आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है। लिखिए, इसको नोट कीजिए। लिखो। अगर वैसे मैं साइड में हो जाता हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में लिखोगे तो भी ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लो और लिखते रहो साथ में। उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे क्लास पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में आप स्क्रीनशॉट से मैच करना कि भाई आपने कोई शब्द कैसा गलत तो नहीं लिखा है। कई बार क्या कि हम दिमाग में सही चल रहा होता है लेकिन लिखने में कई बार हम कोई शब्द को गलत लिख लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी लिखो इसको, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? चलो आगे बात करते हैं। केसी वैयर के अनुसार कहा गया कि संविधान जो है भारत का संविधान कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है और भारत का संघ कैसा संघ है? अर्ध संघ है। तो केसी वैयर के अनुसार दो कथन बताए गए हैं। ठीक है, कोटेशन दिए गए हैं दो कि भारत का संघ जो है अर्ध संघ है और संविधान जो है भारत का वो कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी अच्छे से, विशेषताओं के अंदर पढ़ा था। और चर्चिल और साइमन के अनुसार क्या कहा गया कि संविधान सभा जो है वो क्या हिंदुओं का निकाय है, हिंदुओं का निकाय था। संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था। सेम पेन से लिख देते हैं। संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था। इसके बाद में चर्चिल व जयकर के अनुसार कहा गया कि संविधान सभा जो है वह एक संप्रभु निकाय नहीं था और 5वें अधिवेशन के बाद संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बनी थी। ये बात किसने की थी? चर्चिल और जयकर के अनुसार कहा गया कि संविधान सभा जो है वह एक संप्रभु निकाय थी नहीं, बल्कि 5वें संविधान जो अधिवेशन के बाद में संविधान सभा एक संप्रभु निकाय बनी थी। फिर प्रस्तावना के बारे में विभिन्न रूप से विद्वानों के जो विचार है वो किस प्रकार से हैं। जैसे 1 नंबर पे बात करते हैं के एम मुंशी के द्वारा कहा गया प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। के एम मुंशी के द्वारा क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो क्या है? संविधान की कुंडली है। उसके बाद में एन पालकीवाल कहता है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना के बारे में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र बना हुआ है ना आपका? परिचय पत्र जिसको और क्या कहा जाता है? पहचान पत्र। परिचय का मतलब पहचान हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी। तो जो है पूरे संविधान का परिचय करवा देती है। जो मैं बात कर रहा था, भूमिका जो होती है, उद्देशिका होती है, प्रियम्बल, जो पहला पेज है पूरे संविधान के अंदर यानी क्या लिखा है वो है प्रस्तावना, और प्रस्तावना से हमें पता चल जाता है कि संविधान के अंदर किस प्रकार से क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, ये बात कहता है एन पालकीवाल की प्रस्तावना संविधान का क्या है दोस्तों? परिचय पत्र है। तो लिखो इसको, जल्दी जल्दी लिखो। आपको मैं एक बार फिर से बोल के बता देता हूँ।
केसी बेयर के अनुसार भारत का संघ अर्ध संघ है। दूसरी बात है इनकी, संविधान कठोर लचीलेपन का मिश्रण है। लिखते रहो साथ साथ। चर्चिल व साइमन के अनुसार कहा गया कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय था, और चर्चिल व जयकर के अनुसार कहा गया कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी, 5वें अधिवेशन के बाद संप्रभु निकाय बनी। फिर प्रस्तावना के अनुसार विभिन्न विद्वान जो विचार है, एक हेडिंग लगाओ नहीं, उसमें पहला लिखो के एम मुंशी के अनुसार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की कुंडली है। दूसरा लिखो आप एन पालकीवाल के अनुसार कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, लिख लिया होगा। 3 नंबर इसमें है, सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान इमारत है। अगर संविधान इमारत है तो उसकी नींव क्या है भाई? प्रस्तावना उसकी नींव है। ठीक है, और नींव के बिना इमारत बन नहीं सकती, इसलिए इन्होंने बहुत महत्व दिया है किसको? प्रस्तावना को। पूछा जा सकता है कि संविधान इमारत है तो प्रस्तावना नींव है, ये बात किसने की थी? ये कथन किसने कहा था? ने कहा था। ठीक, नेक्स्ट, अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार प्रस्तावना संविधान को जानने की कुंजी है। बिल्कुल सही बात है। संविधान के अंदर क्या कुछ लिखा है, सब चीज का हमें पता चल जाता है। और ठाकुर दास भार्गव के अनुसार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह भी सही बात है। तोल का तराजू व जटिल नग है। तोल का तराजू है कि ये तोल के बता देता है पहले ही कि संविधान के अंदर, यानी जो भी मतलब कोई बुक्स है उसके अंदर पहले प्रस्तावना होती है कि इस बुक के अंदर क्या कुछ लिखा है, ये पहले उसकी भूमिका बता देती है, प्रस्तावना जो बता देती है। ठीक है, और फिर है के अनुसार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये बात सेम किसने भी की थी? ठाकुरदास भार्गव ने भी। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। फिर बात आती है एन पालकीवाल के अनुसार भारत का संविधान, अगर भारत का संविधान प्रथम श्रेणी का है तथा भारत का लोकतंत्र तृतीय श्रेणी का, ये बात किसने की है? एम पालकीवाल के अनुसार कहा गया कि भारत का संविधान प्रथम श्रेणी का है और भारत का लोकतंत्र तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, लिखो यहां तक। और इसी के साथ में हमारा जो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है वो हो जाता है संपूर्ण। इसको लिखो जल्दी। भारतीय संविधान की विशेषताएं। ये हमारा टॉपिक क्लोज हो जाता है यहाँ पे, यानी इसके बारे में हम, ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाता है। और इसी के साथ में आज के सेशन को हम यही पूर्ण करेंगे। और इसके बाद में जो हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले मूल अधिकार पढ़ेंगे, उसके बाद में मूल कर्तव्य पढ़ेंगे, और उसके बाद में मूल नीति निर्देशक जो है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। उसके बाद में नया टॉपिक शुरू करेंगे। और वो जो 3 टॉपिक है, जैसे मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, वो भी संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। वैसे तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन उनका जो टॉपिक है वो अलग से हमें सिलेबस के अंदर दिया गया है, तो उनको अच्छे से पढ़ने की जरूरत रहेगी। तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए राम राम।